है ना। तो चंद्रमा पे वायुमंडल इसलिए नहीं होता है कि चंद्रमा पर जो पलायन वेग का मान होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और गैसों का जो औसत वेग होता है 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। माने पलायन वेग से इसका मान कैसा है, अधिक, इसलिए गैसें वहां से क्या कर जाती हैं, पलायन। तो आप अपने शब्दों में ये मान भर याद रखो, अपने शब्दों में लिख देना है कि चंद्रमा का पलायन वेग ये होता है, जबकि गैसों का औसत वेग ये होता है, इसका मान इससे ज़्यादा है, इसलिए गैसें वहाँ से क्या कर जाती हैं, पलायन कर जाती हैं, भाग जाती हैं। किसी ग्रह की पार्किंग कक्षा क्या कहलाती है? तो पार्किंग कक्षा क्या है, जब भूस्थायी उपग्रह जिस कक्षा में चक्कर लगाता है, जैसे उसका रास्ता बना दिया कि भैया तुम ऐसे ऐसे घूमोगे, तो वो उसी रास्ते से घूम रहा है, तो उसकी कक्षा क्या कहला गई, पार्किंग कक्षा। जैसे आपको भी स्कूल में दे देते कि 12वीं कक्षा को वहीं बैठना है, वहाँ ना निकलना, नहीं छोड़ देंगे, ऐसा टीचर बोल देते हैं कभी कभी, तो वो तुम्हारी क्या कहला गई, ये कक्षा कहला गई। ऐसे भूस्थायी हर सैटेलाइट के लिए एक कक्षा होती है, भीड़ न जाए, रास्ता उनका फिक्स रहता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पार्किंग कक्षा। हाँ जी। अब इसके बाद तीसरा नंबर क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहते हैं, इसका मान और उसका विमीय सूत्र लिखिए। तो चलिए सबसे पहले इसकी तो भाषा बदलते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, तो कुछ चीजें निकल आए। नहीं, चलो हो गया। हाँ जी, पहले सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता क्या है, उसकी परिभाषा पूछ लिया। तो देखो यहाँ पर पहले सूत्र लिख लेना है, F=G(m1)(m2) अपॉन क्या हो जाए, r²। अब हम इसका सूत्र बना लें, किसका, जी का, तो क्या बनेगा, Fr² और क्या हो जाएगा, m1m2 अपॉन क्या है, जी। जिनके सूत्र होते हैं उनका परिभाषा सब कुछ सरल होता है, बस सूत्र को पढ़ना आना चाहिए। तो देख लो, r को मान लेते हैं 1 मीटर और इस द्रव्यमान को मानते हैं 1 किलोग्राम। यहाँ के भी द्रव्यमान को क्या मान लें, 1 किलोग्राम। दो पिंडों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। परिभाषा बन गई। हाँ, क्या, दो पिंडों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो उन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होता है। ठीक, यहां से भी बोल सकते हो। अब जैसे बोल रहा हूं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करता हूं, ये गुरुत्वीय नियतांक की परिभाषा हो गई, तो सूत्र से ही परिभाषा बना लेंगे। ठीक है, अब इसका मात्रक पूछ रहा है तो यहीं से बना लो। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और केजी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब उसमें विमीय सूत्र भी पूछा है, यहीं से निकालो। याद नहीं करना, याद है ना होगा, कितने सारे याद करोगे, निकाल लोगे, सरल रहेगा। तरीका समझो, एफ का मतलब क्या है, ml2-2, ये एफ हो गया। दूरी का मतलब क्या हो गया, L2 स्क्वायर है तो R का मतलब, और किलोग्राम का क्या होता है, M, और फिर क्या होता है, M, और क्या हो जाएगा यार। ठीक है, अब यहां से mm तो कट गया, एक ठो m बचा है, ऊपर भेजते हैं, 1 हो गया, L कितने हो गए, 3 हो गए, T माइनस क्या हो गया, 2, ये इसका विमीय सूत्र बन गया। ठीक है, इस तरह से हम इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर इसका मान भी पूछा है, तो 6.67 × 10⁻⁻11 मात्रक जो लिखे हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वही हो जाएगा। अब आया पलायन वेग किसे कहते हैं, पृथ्वी एवं चंद्रमा के लिए इसका मान लिखिए। तो सीधे सीधे यही है, किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से इस वेग से फेंका जाए, न्यूनतम वेग से, कि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर जाए, पार कर जाए, और कभी इसका मुंह देखे ना, वापस आवे न करे लौट के, तो उसे हम क्या कहते हैं, पलायन वेग। ठीक है, पलायन का मतलब भाग ही जाना है, कुल मिला के ऐसा है। तो यदि पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को फेंका जाए और वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर जाए, पार कर जाए, और कभी वापस न आए, तो जिस वेग से उसको फेंकते हैं उसी वेग को हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। तो अपने से परिभाषा बना लेना है, कुल मिला के ये समझना है कि इसको फेंकना है। ठीक है, अब इसमें पूछता है कि पृथ्वी के सतह पर इसका मान कितना होता है और चंद्रमा की सतह पर क्या मान होता है। तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और चंद्रमा पर 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और बढ़िया है यार, सोचे कि यार यहाँ पर एक पत्थर है, हम यहाँ से फेंकते हैं, तो देखते हो ना, छोटे छोटे रहते हो जब तुम लोग, तो कभी खेलने गए तो पत्थर फेंकने लगते हो मैदान में जाए, देखते हैं कितना ऊंचा जा रहा है। ठीक है, तो यहां से मान लो 10 मीटर या 50 मीटर चला गया, खूब ताकत लगाए, कितना गया, 50 मीटर। कभी मौका मिले चंद्रमा में ले जाना, उसी पत्थर को फेंकना, तो बहुत दूर चला जाएगा। तो सोच लेना कि हमारी ताकत ज्यादा है वहां
है ना। यहाँ तो पृथ्वी खींच रही है इसलिए उसको जाने से रोक देती है, वहां ज्यादा फेंक लोगे, पलायन वेग वहां कम है, गुरुत्वाकर्षण कम है। आप हल्के हो ना, यदि यहाँ कूदते हो तो इतने जंप मारोगे, वहां कूदोगे तो इतना जंप मारोगे, ठीक है। आप गिरोगे तो लगेगा भी कम, ठीक है सभी, ठीक है। हाँ, ऐसा है। वहां तो गैस नहीं है, तो यदि आप जूता रख दिए हो और उसमें चिन्ह बन गया है, अब आप जो है 100 साल बाद जाओ तो चिन्ह आपको वहां पर मिलेगा। मिट बन हवा नहीं है, हवा मिटाती नहीं, कोई मिटवाइया नहीं है वहां पर, कौन सा मिटाएगा, ऐसे समझ में आता है, ठीक है। तो अभी भी जो है नील आर्मस्ट्रांग वगैरह जो अपना वो वाला स्पेस सूट वगैरह पहन के गए थे, जूता वूता पहन के गए थे, तो यदि कोई स्थान पर वहां पर पहुंच जाए तो उनके चिन्ह मिलते कि हाँ भैया यहाँ चले थे, झूठ मूठ नहीं था ये, अभी पता लगा ले तो ऐसा है। हाँ ठीक है। किसी कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का क्या कारण है? तो भारहीनता का कारण क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या प्रदान करता है, अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्र बल बराबर और विपरीत हो जाएं तो नेट बल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वहां पर हमको गुरुत्व का प्रभाव क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है भाई। जितना उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल था, सारा गुरुत्वाकर्षण किसको दे दिया, अभिकेंद्र बल के बाद तुम ही ले लो भाई, हम ना रखेंगे तो मेरा गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। भैया अभी मैं बोला कि अभिकेंद्र बल होता नहीं है, किसी से उधार मांगता है, सबला उधार मांग लिया, मुझे खोखला कर दिया तो कहाँ बचेगा, तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाता है, शून्य। जब नहीं होगा, शून्य हो जाएगा तो कौन खींचेगा, कोई नहीं, उड़ते रहेंगे वहां, ठीक है ना। वहां बाल भी खड़े खड़े हो जाते हैं, ऐसे सब कुछ, ठीक है। पानी छोड़ दो, गिलास छोड़ दी, यहीं लटकी रहेगी, ऐसे ऐसे करोगे तो नहीं, वो पेस्ट में जाके पीना ही ना पड़ता है, पेस्ट होता है उसका कि लगाओ मुंह में डालो, यदि बाहर ऐसे सोचे कि ऐसे कर ले तो नहीं खा सकते उसका खाना पीना, ऐसा सिस्टम होता है। गुरुत्वाकर्षण का बड़ा नुकसान भी होता है, जिसको भेजते बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है यहाँ पर, तब वो जा पाता है। वहाँ पर रहेगा, माहौल कैसा रहेगा, कैसे उड़ के रहोगे, है ना, कैसे खाना खाओगे, सारी जो हमारी नित्य क्रियाएं हैं कैसे कैसे होंगी, सारा सिस्टम यहाँ पर जब सीखते हैं, 2 4 10 साल ट्रेनिंग लेते हैं, तब जाके उधर भेजते हैं। फिर वो भी ठिकाना नहीं कि भाई हम भेज रहे हैं, लौटाने का ठिकाना नहीं सिस्टम काम करे तो लौटाना नहीं, फिर वहीं पर चले जाना, ऐसा है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह से अलग अलग ऊंचाइयों पर 2 उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, किस उपग्रह का परिक्रमण काल अधिक होगा? तो हम परिक्रमण काल का सूत्र ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखो R+ क्या है, h, जिसकी ऊंचाई ज्यादा उसकी परिक्रमण काल क्या है, ज्यादा। परिक्रमण काल का मतलब वो ज्यादा समय में चक्कर लगाएगा। जैसे मैं बोलूं ये रखा है, तो मैं बोला इसका चक्कर लगाओ, एक लड़का यहीं पर चक्कर लगा लिया, और मैं बोला भाई तुम दूर जाओ, दूर से चक्कर लगाओ, कौन जल्दी लगा लेगा, पास वाला। तो वही है कि जो दूर रहेगा तो उसका आवर्तकाल क्या है, ज्यादा, इसका क्या है, कम, तो दूर वाले का आवर्तकाल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जिसकी ऊंचाई ज्यादा रहेगी उसका आवर्तकाल भी क्या रहेगा, ज्यादा, ऐसा। और सूत्र ना भी हो, कॉमन सेंस में लगाना है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। हाँ जी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका मात्रक और सूत्र लिखिए। ये सूत्र है यार, सूत्र से ही परिभाषा बनाना है, सूत्र से ही मात्रक बनाना है, सूत्र से विमी सूत्र बना लेना, सब इसी से बन जाएगा। तो यही है, एक क्या, एकांक द्रव्यमान, गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल, जब बटे में होता है तो एकांक द्रव्यमान बोलते हैं। क्या, गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में फिर बटे को क्या बोलते हैं, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर, वो प्रति किलोग्राम, ठीक है। और इसका विमी सूत्र निकालेंगे तो F का विमी सूत्र, और इसका विमी सूत्र रख देंगे तो F का क्या होता है, मन मन कर लो, MLT-2, और इसका क्या हो जाएगा, M कट गया तो LT-2, और LT-2 किसका होता है, त्वरण का। इसलिए तो बोलते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय त्वरण के क्या होती है, बराबर, दोनों का विमी सूत्र मिलता है भाई, कुछ तो मिल ही रहा है। 8वां नंबर देखते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, अनंत पर इसका मान कितना होता है? तो ठीक है, किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मान के चलो, ऐसा समझ लो कि कोई पिंड है और पृथ्वी के बाहर है, तो हम उसको पृथ्वी के बाहर के पिंड को हम क्या मानेंगे, ये पृथ्वी है जहां पर इसका गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव है, इसके बाहर वो कुछ नहीं करेगी भाई, इसका एरिया खत्म। अब यहाँ पर कोई पिंड है ना, उसको बोलते भैया तुम आ, तो नहीं आएगा, बुलाने से उसको लाना पड़ेगा, और जब हम लाएंगे इसके क्षेत्र में तो लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो यही है, ये अनंत हो गया, तो अनंत से किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, 0 होता है।
इसीलिए तो वहां पर ला रहे हैं, कोई बल वल नहीं लगा। इसको छोड़ दो ना तो ऐसे टपक आएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं 9वां नंबर का क्या कहता है यार। उपग्रह की कक्षीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो कक्षीय चाल क्या है, तो उपग्रह को जिस क्षैतिज वेग से फेंकते हैं और वह पृथ्वी का चक्कर लगाने लगता है ना, पृथ्वी पर गिरता नहीं है, उस वेग को हम क्या कहते हैं, कक्षीय वेग। या छोटे में कह सकते हैं कि उपग्रह जिस कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, कक्षीय वेग। तो सीधा सीधा है, उपग्रह का वह क्षैतिज वेग जिस पर कोई पिंड पृथ्वी के परितः किसी कक्षा में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, उसे उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं। ठीक है, और ये सूत्र होता है कक्षीय वेग का, ये सूत्र लिख सकते हो। तो ये सूत्र नॉर्मल होता है, लेकिन पृथ्वी की सतह पर बात कर ले तो अंडर रूट क्या होता है, GR। ठीक है, ज्यादा ऊंचाई पर बात करेंगे तो ये हो जाएगा डबल डबल। ये है कि हम कंडीशन लगाएं, ओरिजिनल सूत्र यही है ना, कि भैया हम पृथ्वी के निकट नहीं रहना चाहते, हम दूरी से बताओ, हमको दूर वाला बताओ, तो दूर वाला ये है, अब पास वाला क्या है, ये है। इस तरह से दो सूत्र है, ये पृथ्वी के निकट का है और पृथ्वी के ऊंचाई पर है। ठीक है, फिर यहाँ किसी ग्रह के परिक्रमण काल से क्या आशय है, इसका दूरी के साथ संबंध लिखिए। तो वही है, उपग्रह जितने समय में चक्कर लगाता है वह समय क्या कहलाता है, आवर्त काल। तो पहले भी पढ़ चुके हो कि एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय, बस इसमें उपग्रह को जोड़ देना, उपग्रह को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। और ये आवर्तकाल का क्या होता है, सूत्र होता है। हाँ, अब अगला देख लेते हैं, भारहीनता किसे कहते हैं। तो जब हमको अपना जो भार है वो शून्य महसूस हो, या हमारा भार क्या हो जाए, शून्य हो जाए, या गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तब हमको क्या लगता है कि हम कैसे भारहीनता में हैं। क्योंकि भार का सूत्र होता है W=mg, जी का मान शून्य, W का मान शून्य, माने गुरुत्वीय त्वरण जिस स्थान पर शून्य हो जाता है वहीं पर क्या होता है, भारहीनता होती है। ठीक है, अब हमको दो जगह ऐसे बताओ जहां पर भारहीनता हो। एक तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, और एक अंतरिक्ष में उदासीन बिंदु पर होता है। उदासीन ऐसा बिंदु है जहां पर बल का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे मैं इस पेन को ऐसे करूंगा तो इधर गिर रही है, ऐसे करूंगा तो इधर गिर रही है, यहां पर कर दिए तो बल का कोई लेना देना नहीं, भैया तुम अपना बल रखे रहो, ये भी बोलता है कि तुम अपना बल रखे रहो, मैं यहाँ पर फिक्स हूँ। ये कौन सा बिंदु हो गया, उदासीन, दोनों ने एक दूसरे को समाप्त कर दिया, द एंड पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। और ये उपग्रह पर भी हमको क्या होता है, भारहीनता का एहसास होता है। लिफ्ट है, लिफ्ट यदि टूट जाए, लिफ्ट की स्वतंत्र गति का मतलब ये है कि लिफ्ट को धीरे धीरे ले जाते हैं ऊपर, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। एकदम से छोड़ दो ना भैया, अपने मर्जी का आने दो, जब आओगे तो आप टकरा जाओगे ऊपर छत में, क्योंकि आपका भार बचेगा नहीं, खींचने वाला है ये नहीं है ना, ऐसा हो जाता है। ठीक है, 12, किसी ग्रह के निकट किसी पिंड की कक्षीय चाल 8.4 है, इसकी पलायन चाल कितनी होगी। तो जानते हो पलायन चाल V=V0 ये होता है ना। यहाँ पर V की जगह पर VO का मान कितना है, 8.4, और √2 का मान कितना होता है, 1.414। इसका गुणा कर देंगे तो 11.8 के करीब इसका क्या हो जाएगा। चलो इसमें और इसके क्वेश्चन भर देख लेते हैं। किसी उपग्रह की बंधन ऊर्जा से क्या आशय है, इसका सूत्र लिखिए। तो बंधन ऊर्जा क्या है, बांध रखने के लिए, है ना। तो वही है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी उपग्रह को देने पर वह अपनी कक्षा में छोड़कर गुरुत्वीय क्षेत्र को पलायन न कर पाए, या फिर ज्यादा ऊर्जा करने पर क्या हो जाए, पलायन कर जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लो, वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर किसी उपग्रह को हम यदि वो ऊर्जा दे दें तो वो क्या कर जाए, पलायन कर जाए, कम से कम उतनी ऊर्जा दे। या फिर वो भी लिख सकते हो कि पलायन न करे, तब यहाँ पर अधिकतम ऊर्जा हो जाएगी। वह अधिकतम ऊर्जा कि किसी उपग्रह को हम दें, है ना, और वह उपग्रह पलायन करके न जा पाए, तब हम उस अधिकतम ऊर्जा के मान को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, बंधन ऊर्जा। ठीक है, और न्यूनतम ऊर्जा जिस यदि हम दें तो क्या हो जाएगी, वो पलायन कर जाए। अब इसको ऐसा समझ लेते हैं उदाहरण से, तब समझ में आएगा आपको। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये उपग्रह है और ये ग्रह है, इसको मान के चलते हैं कि ये 100 जूल जो है इसकी बंधन ऊर्जा है। यदि इससे हम अधिक कर दिए तो ये पलायन करके छोड़ जाएगा, और यदि कम करेंगे तो इसी का चक्कर लगाता रहेगा। तो यह न्यूनतम ऊर्जा है यदि हम इससे, ठीक है, एक तरह से ये समझ लो ये पलायन करने के लिए अधिकतम और घूमने के लिए क्या कहला गया, न्यूनतम। ठीक, और ज्यादा ऐसा हो तो आपको ये लिख देना है कि उपग्रह को बांधे रखने के लिए जो ऊर्जा आवश्यकता होती है, उपग्रह को ग्रह से बांधे रखने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा।
और बंधन ऊर्जा का ये सूत्र होता है, फिर लास्ट में हम कुल ऊर्जा निकालेंगे तब ये सूत्र स्थापित होगा। फिलहाल E बराबर -Gmm/2r। अब ये ग्रहों की गति संबंधी कक्षा का नियम लिखिए। तो केपलर के तो तीनों नियम आते हैं, ये टुकड़े टुकड़े में भी पूछ देता है। तो कक्षा का नियम वही है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसके एक नाभि पर क्या होता है, सूर्य होता है। उसको फिर अभी पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे। केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रफल का नियम लिखिए, अलग अलग पूछ लिया। तो वही सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो अभी इसको सुन लेते हैं, चित्र बना के फिर हम आगे देख लेंगे उसमें। हाँ, नेक्स्ट वाला ग्रहों की गति संबंधी आवर्तकाल का नियम लिखिए। तो देख लेना है, किसी ग्रह का आवर्तकाल का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी केपलर का क्या कहलाया, तीसरा ही। तो ये लिखा है, इसको पढ़ा देना है। ये जो संकेत है यह आवर्तकाल का वर्ग है ना, तो इसको बोलेंगे ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, और यह सूर्य से ग्रह की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो चलो एक बार पढ़ के देख लो, क्या इसका नाम लो, ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, फिर ये सूर्य से ग्रह के बीच की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। ये आवर्तकाल का नियम कहलाता है केपलर का। ठीक है, अब ये गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं, ये सूत्र से पढ़ देना है। यही एकांक द्रव्यमान के पिंड को लाने में किया गया कार्य। गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान के पिंड को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है। हाँ, कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता होती है। चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह है, इसमें भारहीनता क्यों नहीं होती है। यदि जो हम उपग्रह यहाँ से भेजते हैं, यदि उसमें इंसान बैठ के जाता है तो उसको भारहीनता महसूस होती है। लेकिन चंद्रमा भी उपग्रह है, तो चंद्रमा में जाओगे तो वहाँ पर उड़ते नहीं हो भाई, खड़े रह सकते हो, उसकी भी जमीन है, सतह पर खड़े हो सकते हो, और सैटेलाइट में हम खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या है यार, दोनों उपग्रह में क्या फर्क है। तो जो चंद्रमा होता है हमारे उपग्रह की तुलना में बहुत बड़ा होता है, उसका कुछ द्रव्यमान होता है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सूत्र क्या होता है, Gm1m2/r²। यदि हम यहाँ पर समझ लें कि एक ठो m हमारा क्या है, उपग्रह है जो हम भेजें, कृत्रिम उपग्रह है, तो कृत्रिम उपग्रह हम 100 किलोग्राम का भेजेंगे। बहुत मेहनत की है तो 500 किलोग्राम भेज देंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं भेज दिया, 1 टन 2 टन का भेज दिए, मान लो 2-3 हज़ार किलोग्राम का भेज दिए। लेकिन जो चंद्रमा है वो 2-3 हज़ार नहीं है, उसका वजन तो लाखों किलोग्राम है, तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर भारहीनता का प्रभाव नहीं होता। तो आपको यही बताना है कि कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता होती है, लेकिन प्राकृतिक उपग्रह में भारहीनता नहीं होती। तो कृत्रिम उपग्रह का जो द्रव्यमान होता है कम होता है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह का द्रव्यमान अधिक होता है। ठीक है, हाँ जी। अब ये देख लेते हैं, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि किसी पिंड का वेग प्रकाश के वेग के बराबर किया जा सकता है अथवा नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत ये कहता है कि संसार में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, सब चल रही है, बस सोचने का नज़रिया अलग होना चाहिए। हम लोग बैठे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि हम तो बढ़िया बैठे, चल नहीं रहे हैं, लेकिन हम भी चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, चंद्रमा में जाके देखो, पृथ्वी घूम रही तो माने हम भी घूम रहे हैं, हम भी चल ही तो रहे हैं। ठीक है, जैसे हमको यहाँ से चंद्रमा चलती हुई दिखाई देती, चंद्रमा में जाएंगे तो पृथ्वी चलती हुई दिखाएगी, नज़रिया अलग है यार, बस। ठीक है, ऐसे है। तो वही है, बस में बैठ जाओ, बाहर नीचे खड़े हो जाओ तो बस वाले को लगेगा कि तुम चल रहे हो, है ना, और हमको लगेगा बस चल रही है। तो बस सोचने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। तो यही है सापेक्षता का सिद्धांत, यही कहता है कि संसार में कोई चीज़ नियत नहीं है, सब एक दूसरे के सापेक्ष क्या हो रही है, चलती जा रही है। लेकिन किस वेग से चल रही है, सबसे अधिक वेग किसका होता है, प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश के वेग से अधिक किसी का वेग नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश के वेग का द्रव्यमान नगण्य मानते हैं, शून्य मानते हैं, और यहाँ पर हर पिंड का द्रव्यमान क्या होता है, शून्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि किसी पिंड का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अनंत। ये पॉसिबल है ही नहीं कि द्रव्यमान क्या हो जाए, अनंत हो जाए, पिंड का द्रव्यमान हो ही नहीं सकता है। हाँ जी, 20वां नंबर देख लेते हैं, किसी ग्रह का व्यास एवं द्रव्यमान पृथ्वी की संगत राशियों का 3 गुना है, इस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होगा। तो चलो इसको निकालते हैं, देख लो पृथ्वी की सतह पर कितना हो गया, ये
सूत्र Gm/r²। अब अन्य पर देख लेते हैं, ऊपर थोड़ा इसको करना है। दूसरे उसमें क्या लिखते हैं, देखो ये G ही में लिखा, 3m क्यों लिख दिया, बोलता है पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है, 3 गुना, और त्रिज्या भी कितनी है, 3 गुना। तो इसमें हो जाएगा, मान लो 3 यहाँ कितने हो गए, 2, तो 1/3 कट जाएगा, तो 1/3, तो वहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/3 G हो जाएगा। माने जितना